हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जय हिंद भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है एलसीएम एचसीएफ चल रहा था और लास्ट लेक्चर उसका था कल, बट फिनिश नहीं हो पाया था, तो आज इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए सभी लोग आ जाइए क्लास में, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और फिर कल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने पढ़ा था, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे आपको मैंने कल भी क्वेश्चंस कराए थे कि तीन रनर जो हैं एक सर्कुलर पाथ पर भाग रहे हैं एक साथ, एक ही समय पर, एक ही डायरेक्शन में, तीनों एक एक चक्कर लगा रहे हैं 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में। तीनों अपना एक एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे? तो मैंने कल आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक साथ कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, कितने गैप पर एक साथ मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड इवनिंग है सभी को, जो बच्चे क्लास में हमारे साथ में जुड़े हैं। तो मेरे भाई बेसिकली कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो एलसीएम की एप्लीकेशंस की थी। क्या की थी? एप्लीकेशंस जहां पर एलसीएम यूज होता है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में अपना एक चक्कर लगाते हैं, तो कितने समय के गैप पर एक साथ मिलेंगे। तो इन तीनों का क्या ले लेना है आपको? एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, यानी हर 60 मिनट के गैप पर एक साथ मिलेंगे। 60 मिनट के गैप पर एक साथ मिलेंगे। ये मैंने कल आपको कराए थे क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 5 बजे, शाम को 5 बजे एक साथ मिले हो, फिर कब एक साथ मिलेंगे? तो अगर 5 बजे एक साथ मिले होंगे तो हर एक घंटे में एक साथ मिल रहे हैं, हर 60 मिनट में एक साथ मिल रहे हैं, तो 5 में एक घंटा आपको ऐड कर देना है, तो 6 पीएम पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? 6 पीएम पर मिलेंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं 5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो हर एक घंटे में मिल रहे हैं, तो 5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 5 घंटे में, तो 5 को एक घंटे से डिवाइड कर दो। और एक बात मैंने आपको और बताई थी, क्या कि एक जोड़ देते हैं, यानी 6 बार मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कल के सेशन में हमने आपको सिखाई थी। ये मैंने कल का ही रिवीजन आपको कराया है। जो बच्चे कल की क्लास लिए होंगे उनको पता चल रहा होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। राहुल, आपने कल की क्लास नहीं ली थी क्या? है भाई, तभी तुमने 5 बताया है। तो एक क्यों जोड़ा? इन बातों को जानने के लिए आपको कल की क्लास लेनी पड़ेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ। किन किन क्वेश्चंस में आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन किन क्वेश्चंस में आपको निकालना है। ठीक है भाई, एचसीएफ की एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से सभी साथी समझिएगा। जिनको आता है वो कोशिश कीजिए, जिनको नहीं आता है वो समझिए। ठीक है भाई। हेमंत, मैं बता दूंगा आपको, इस संडे मुश्किल है ना। बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ ये लास्ट है। आइए, what will be the greatest number which when divided by 261, 933 and this leaves remainder 5 in each case। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 261, 933 और 1381 में भाग देने पर हर केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। हर केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। मेरे भाई इस क्वेश्चन में उस संख्या से इनमें भाग देना है। और अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें इनसे भाग देने पर ये शेष बचे।
तो वो संख्या बड़ी आई थी, तभी तो इनसे भाग देंगे। और बड़ी कब आती है संख्या? जब एलसीएम निकालते हैं। और अब इस क्वेश्चन में क्या है, उस संख्या से इनमें भाग देनी है। तो इनमें भाग देनी है यानी वो संख्या छोटी होगी, और छोटी कब आएगी? जब एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि हर केस में 5 शेष बचे, यानी पहले अगर इन तीनों संख्याओं में से 5 घटा लेते हैं, इन तीनों संख्याओं में 5 घटा लेते हैं, तो 6, ये 256 आ गया, और ये 928 आ गया, और ये 1376 आ गया, 1376 आ गया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों को काट देगा। ये 40 तो कभी ना काटेगा, क्योंकि 40 के जितने मल्टीपल होंगे उनमें 0 आएगा, 80, 120, जबकि इनमें किसी में 0 नहीं है। 25 से भी नहीं कटेंगे, क्योंकि 25 से वही संख्या कटती है जिनके इकाई के अंक 5 या 0 होते हैं, यूनिट डिजिट। अब बात करते हैं 16 और 32 की। मेरे भाई 16 और 32 की बात करें तो यहां पर ये 32 से कटेगा, और ये 32 दूनी 64, और ये बचा कितना? चलो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इनका एचसीएफ निकाल ही देते हैं। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, इन तीनों को काट दे, इनका एचसीएफ 16 16 256, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, कितना बचा आपका? यहां पर 16 छिक 96, और यहां पर 2 अट्ठे 16, 29 और 43। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटेगी, सॉरी, जो इन तीनों को काटेगी। अब कोई भी संख्या नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 32 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 32 हो गया, 32। अब आप कहोगे सर 16 से भी, अगर आप देखेंगे ना तो 16 से भी इन तीनों में भाग देने पर 5 शेष बचेगा। 16 से इसमें भाग दोगे तब भी 5 शेष, इसमें भाग दोगे इसमें, लेकिन 32 क्यों आंसर हुआ? क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी के केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको लेना है, इसलिए 32 आंसर होगा। सभी का वेलकम है जितने भी साथ क्लास में जुड़े हैं। ठीक है भाई, पोल का टाइम इंक्रीज कर देंगे, टेंशन मत लो। तो क्या आंसर होगा इसका? 32 आंसर होगा। मानसी, श्रीकांत, प्रवीण, टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, इनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ऑप्शन से दिमाग लगाओगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा अगर थोड़ा ऑप्शन से भी दिमाग लगाओगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन तीनों में भाग देने पर 2, 3, 4 रिमाइंडर मिले, 2, 3, 4 रिमाइंडर मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग देने पर 2, 3, 4 रिमाइंडर मिलेंगे, और वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32। तो पहले इसको चेक करो, 32 एकम 32, कितना बच रहा है? 6 रिमाइंडर, जबकि बचना चाहिए था 2। तो 32 तो नहीं है। 8 8 चौक 32, 6 बच रहा है, जबकि बचना था 2, ये भी नहीं है। तो सर आप ऐसे क्यों चेक कर रहे हो? पहले आपने 32 को फिर 8 को, क्योंकि उसने बड़ी से बड़ी कहा है, इसलिए बड़े से छोटे सीक्वेंस में 6 छिंग 36, 2 शेष, 6 सत्ते 42, 2 से 3 शेष, 6 अट्ठे 48, 4 शेष। 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आंसर जल्दी आएंगे, है ना। विशाल ने देखो, त्रिपाठी जी, है ना, ये इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी आंसर दे दिए हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है ना। सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक क्या कहता है? 38, 45, 52 में भाग देने पर 2, 3, 4। अच्छा, इनमें इनको मतलब रिमाइंडर को घटा लेंगे, और जो भी आएगा इनका एचसीएफ ले लेंगे। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा? 6। 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी। इनमें भी 6 का अंतर है, इनमें भी, और 6 तीनों को काट भी रही है। ठीक है, तो 6 एचसीएफ आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अच्छा, एलसीएम वाले क्वेश्चन जो होते थे ना, उसमें रिमाइंडर को एलसीएम में जोड़ते थे बाद में, है ना। और इनमें क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं भाई, इनमें पहले ही अंतर ले लेते हैं, पहले ही जो रिमाइंडर है उनको घटाने के बाद जो संख्याएं बाद में आती हैं उनका आपको एचसीएफ लेना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है चीजें, है ना। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका सेम रिमाइंडर का केस, सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, सेम रिमाइंडर पर आधारित प्रश्न, सेम रिमाइंडर, समान शेष वाले प्रश्न। राधे राधे भाई, राधे राधे। बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये बात तो मैं पहले से ही कहते हुए आ रहा हूं कि ये जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, यही आपका एसएससी पूछता है, यही रेलवे पूछता है, यही पुलिस के एग्जाम्स पूछते हैं, है ना। तो यही चैप्टर्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हम ये जो पढ़ाते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इसमें ये मैथ्स नहीं है, ये क्वांट है। और मैथ्स तो वो होती है भाई प्रॉपर, जो आपका बीएससी में होती है, 12th में होती है, वो होती है मैथ्स। ये तो क्वांट वाला पोर्शन है 10वीं तक का। ये तो इतना बेसिक है कि हर कोई सीख सकता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वो कर ले। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ध्यान से सुनो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे इन तीनों में भाग देने पर हर केस में सेम रिमाइंडर मिले। तो थोड़ा सा ऑप्शन से फोकस करेंगे। तो मेरे भाई 48 एकम 48, सबसे बड़ी 48 है, 77 में भाग दोगे तो यहां पर 17 में से 8 गया 9, और 6 में से 4 गया 2, और 48 से 147 में भाग दोगे 3, 8 तियां 24, 4 तियां 12 और 2 14, कितना बच गया 3, है ना। समान रिमाइंडर मिल रहा है, सेम रिमाइंडर मिल रहा है। 48 से इसमें भाग दिया तो 29 शेष, 48 से इसमें भाग दिया 3 शेष। तो ये सेम रिमाइंडर है क्या? नहीं। अब इसके बाद इससे छोटी 35, देखो 35 से अगर 77 में भाग देंगे, 35 दूनी 70, 7 शेष, 35 चौक 140, 7 शेष, 35 से इसमें भी भाग दोगे तब भी 7 ही शेष बचेगा। तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख रहे हैं सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर मिल रहे हैं, समान शेष मिल रहे हैं। बात समझ में आई आपके? सेम रिमाइंडर का मतलब समझ में आया सभी के? सेम रिमाइंडर का मतलब समझ में आया सभी के? इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक मेथड है वो क्या है? जब भी सेम रिमाइंडर वाली क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका बेसिक ध्यान रखना है, तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस ले लेना है, तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस ले लेना है, तीनों का आपस में डिफरेंस ले लो मेरे भाई। और जो भी डिफरेंस आएगा इनका एचसीएफ ले लेना है, इनका एचसीएफ। तो मेरे भाई इन दोनों में 35 का अंतर है, इन दोनों में 70 का, तो मिनिमम डिफरेंस 35 अगर इन तीनों को काट रहा है तो यही एचसीएफ है। देखो इन दोनों में 35 का डिफरेंस, इनमें 70 का, तो एचसीएफ मिनिमम डिफरेंस होता है। मिनिमम डिफरेंस 35 का और 35 इन तीनों को काट रहा है, तो एचसीएफ 35 ही हो जाएगा। तो बेसिक क्या है? तीनों को आपस में डिफरेंस लेना है, तीनों का आपस में डिफरेंस लेना है, तीनों का आपस में डिफरेंस लेना है ना। हाँ, और जो भी आएगा डिफरेंसेस का एचसीएफ ले लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और है क्वेश्चन, इसको जरा देखिए पहले, इसका आंसर जो है किन किन बच्चों ने सबसे सही दिया था। बहुत बढ़िया मोनी, बहुत बढ़िया श्रीकांत, शुभम, ब्रह्मदेव, प्रीतम, राहुल, राजनंदिनी, प्रिंस, प्रवीण, कनिष्क, बहुत बढ़िया। चलिए कीजिए भाई इस क्वेश्चन को सभी लोग जल्दी से, सिंपल है, आंसर बताइए क्या होगा। आइए सभी लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताइए क्या आंसर हो।
अरे मैंने टाइमर तो दिया ही नहीं, 30 सेकंड दे रहा हूं बस, ओनली 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड है आपके पास में। आंसर बताइए वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 76, 151 और 226 में डिवाइड करने पर हर केस में सेम रिमाइंडर। बेटा एक ही शेष, एक ही शेष का मतलब ये वाला एक नहीं, सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, एक ही का मतलब समान शेष मिले, सेम यानी समान शेष मिले। कभी तुम वो वाला एक सोचो ये वाला एक नहीं है। चलिए आइए मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या मुझे 75 दिख रही है। 75 एकम 75 एक शेष, 75 तिया 75 दूनी 150 एक शेष, और 75 तिया 225 एक शेष। 75 से इन तीनों में भाग देने तो सेम रिमाइंडर मिल रहा है, जो यहां मिल रहा है वहीं यहां मिल रहा है और वहीं यहां मिल रहा है। सेम रिमाइंडर इन ईच केस। 75 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिक से अब आप अपने आप कर लोगे या मैं कर ही दूं? तीनों का आपस में डिफरेंस ले लो मेरे भाई, तीनों को आपस में घटा लो। छिहत्तर था ये, 76, और जो भी आए इनका HCF ले लो। HCF कितना आएगा? 75। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी साथ। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है 120 और 105 मीटर। उस कमरे में कम से कम संख्या में टाइल्स लगेंगी, तो कितनी टाइल लगेंगी? और हर टाइल कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आपका आता है, क्षेत्रमिति में भी आता है। ठीक है, क्षेत्रमिति में भी आता है। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कमरे का क्षेत्रफल बटे कमरे का एरिया, क्षेत्रफल एरिया बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का एरिया। तो टाइल्स की संख्या, जैसे आप अपने रूम में या अपने घर में जब टाइल्स लगवाते हैं तो आप मिस्त्री को बुलाते हैं और मिस्त्री से कहते हैं भैया हमें इस रूम में टाइल लगानी है। वो तुमसे कहता है कि कितनी बड़ी टाइल लगाओगे, तो आप कहते हो 4x6 की लगानी है ना, 4x6 या 2x2 आप बताते हो उसे, तो वो कहता है इतनी टाइल ले आना। तो वो ऐसे जादू से देख के थोड़ी ना बताता है, वो क्या करता है, कमरे का क्षेत्रफल निकालता है, एरिया निकालता है कमरे का, जो भी लंबाई चौड़ाई है कमरे। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये तो सबको पता होगा ना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ रहे बच्चे? आ जाओ जरा ध्यान से समझ लो बेटा, बैच कोऑर्डिनेटर को कुछ मत कहो हैं, वरना फिर तुम्हें एक दिन के लिए ब्लॉक होना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, फिर तुम कहोगे सर हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छा इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। एक मिनट, हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, है ना। तो आप लोगों के साथ साथ में बैच कोऑर्डिनेटर भी पढ़ रहे, उनका भी ध्यान है तुम्हारी तरफ। तुमने कुछ भी शैतानी की ना
कुएं में फेंक देंगे तुम्हें। चलिए, ध्यान से सुनो सभी लोग। तो मैं क्या कह रहा था, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान लिया तुमने उससे कहा जैसे 10/20 की टाइल लगानी है, एक ऐसी रेक्टेंगल टाइल लगानी है जिसकी लंबाई क्या हो 20 हो और चौड़ाई 10 हो, तो इसका आंसर ये आ जाता आपका। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता, टाइल्स की संख्या आ जाती है 5/10 की टाइल लगानी है तो यह आ जाता आपका कितना 12x21 टाइल्स की संख्या आ जाती। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह आ रही है, वैसे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं यहां पर, अगर कभी भी एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में चीजें अलग अलग हों या एग्जाम में आपके, क्योंकि आपको तो हिंदी मिलेगी या इंग्लिश मिलेगी, जब आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश में दिखेगा। तो जब आप, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, हिंदी आपने चूज कर रखी है और आपका आंसर नहीं आ रहा, आपने सही किया है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपने हिंदी में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जल्दी से इंग्लिश वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ऊपर से और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि इंग्लिश वाले में डिजिट अलग लिखी हुई है या इंग्लिश वाले में हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में सही लिखा है, तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस केस में इंग्लिश वालों के अकॉर्डिंग आंसर चेक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखना, अगर हिंदी में कभी गलत हो तो इंग्लिश वाला पोर्शन चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, ठीक है। कभी आप सोचो सबको नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन गलत है, तो अगर इंग्लिश में वो सही हुआ तो आपको नंबर फिर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिए यह बात। चलिए अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, हां, तो अब यहां पर इतना तो हमें पता है कि संख्या टाइल्स की कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। कमरे का क्षेत्रफल ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया क्या होता है कमरे का, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। एरिया क्या होता है L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल क्या होता है सर, ये आपका, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो और यहां पर टाइल की तो माप दे ही नहीं रखी है, तो क्या सर कुछ मिसिंग है, नहीं मिसिंग नहीं है, इन्होंने हिंट दिया हुआ है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कह रहे कमरे की सरफेस पर कम से कम संख्या में स्क्वायर शेप में टाइल लगनी चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, पहली बात तो हमें ऐसी टाइल लगानी है, उस माप की टाइल लगानी है जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों में फिट हो जाए, यानी दोनों को काट दे, एक ऐसी माप जो लंबाई और चौड़ाई दोनों में फिट हो जाए, ऐसी टाइल होनी चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर। यानी हम क्या करते हैं, और कम से कम संख्या में टाइल कब लगेंगी, जब टाइल बड़ी से बड़ी लगेंगी, जब टाइल बड़ी से बड़ी आकार की होगी तभी तो कम से कम लगेंगी। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी बड़ी से बड़ी माप जो इन दोनों को काट दे, तो हम टाइल की जो माप मान लेते हैं, टाइल की भुजा, टाइल की जो भुजा है, साइड है, साइड है, वो HCF ले लेते हैं, किनका, इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का, ऐसी संख्या जो दोनों, कितने का अंतर है 15, 15 दोनों को काट भी रहा है तो 15 मीटर। तो वो जो वर्गाकार टाइल लगेगी, स्क्वायर शेप में टाइल लगेगी, स्क्वायर शेप में, उसकी एक भुजा की लंबाई आ गई 15, तो 15/15 की टाइल लगेगी, क्योंकि स्क्वायर है। कैसी लगेगी, 15/15 की, ऐसी टाइल लगेंगी, इस तरीके से टाइल लगेगी। ऐसे, ठीक है। तो मेरे भाई कितनी लगेंगी, तो कमरे का एरिया बटे टाइल का एरिया, टाइल का एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल भुजा की घात 2, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है ना, तो 15 × 8 = 120,
15 सत्ते 105 और 7 अट्ठे 56, 56 मेरे भाई आंसर हो जाएगा, 56 आंसर हो जाएगा। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं 100%, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जिंदगी में, है 100% बी आएगा इनका, 100%। 90% ही लिख देते, क्यों भाई? आओ जरा ध्यान से सुनो। तो तुमने क्या गलती करी जो तुम्हारा ये आया? तुमने केवल एक बार भाग दे दी, 15 से भाग दे दी केवल। अरे मेरे भाई एरिया को एरिया से ही डिवाइड करना है, एरिया को एरिया से ही डिवाइड करना है, एरिया को एरिया से ही डिवाइड करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक बता दो सर, यहीं बता दूं इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक। तो जब भी ये टाइल्स की संख्या पूछे तो आप इनका HCF निकालेंगे, इनका HCF 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105। अब कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे? नहीं। तो ये जो रेशियो एंड में बचेगा इसकी गुणा कर दो, सिंपल। टाइल्स की संख्या निकालने की निंजा टेक्निक, खत्म, आंसर हो गया। अगर टाइल की माप पूछेगा तो HCF आंसर होगा, बड़ी से बड़ी टाइल की भुजा तो 15 मीटर। टाइल्स की संख्या पूछेगा तो इन दोनों की गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यह ध्यान रखनी है आपको, सिंपल सी बात। अगर आपसे एक क्वेश्चन कह दूं मैं, अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं, ये वाला इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग पढ़ो। एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ है 135 और उसकी ब्रेथ है 105। अब टाइल्स की संख्या बताओ कितनी होंगी? सारे बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। कुछ ना करना भाई साहब, टाइल्स की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, 135 105 इनका HCF निकाल दो, 15 निम्मा 15 सत्ते। ठीक, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 और 7 को काटेगी, नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 सत्ते 63, खत्म, आंसर आ गया 63। अगर बड़ी से बड़ी टाइल की भुजा की माप पूछ ले तो 15 मीटर भुजा की माप। डी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए एक यार इसमें यह क्वेश्चन आता है, 3 बर्तन है, 3 बर्तन है, ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई। इसमें दूध है 120 लीटर, या तेल है, दूध है, जो भी समझ लो तुम। इसमें 140 लीटर और इसमें है कितना, 110 लीटर। तो कह रहा है उस बड़े से बड़े आकार के बर्तन की माप बताओ जो तीनों बर्तनों के तेल को पूरा पूरा नाप दे। बताइए, तेल ही रखिए। अच्छा चलो भाई, 120 लीटर, 140 लीटर और 110 लीटर तेल है 3 बर्तनों में। तो उस बड़े से बड़े आकार के बर्तन की माप बताओ जो तीनों बर्तनों के तेल को पूरा पूरा माप दे, तो क्या आंसर होगा? तो मेरे भाई बड़े से बड़े आकार के बर्तन की माप हो जाएगी, बड़े से बड़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़े आकार के बर्तन की माप हो जाएगी, HCF ले लेंगे मेरे भाई, HCF ले लेंगे मेरे भाई 120, 140 और 110 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इनको हम लोग 10 से काटेंगे तो 10 से ही कटेंगे, बस 10 लीटर, 10 लीटर।
क्या आएगा 10 लीटर। और अगर पूछ ले टोटल तेल को मापने के लिए ऐसे कुल कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, टोटल तेल को मापने के लिए ऐसे कुल कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, तो अगर बर्तनों की संख्या पूछ लेगा, बर्तनों की संख्या पूछ लेगा, सारे संपूर्ण तेल को, पूरे तेल को मापने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, बेटा मैं आपको खुद से बता दूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। ठीक है फ्रेंड्स। तो बर्तनों की संख्या देखो, अब कॉमन सेंस है, यूज करो। ये 120 लीटर का एक बर्तन है पहला, हर बार में 10 लीटर नपेगा तो 12 बर्तन तो इसके लिए चाहिए। ये 140 लीटर है, हर बार में 10 लीटर नपेगा तो 14 इसके लिए चाहिए। ये 110 है, हर बार में 10 लीटर नपेगा तो 11 बर्तन इसके लिए चाहिए। तो 12 14 11, 4 3 7 और ये आ गया कितना 37 बर्तन। तो टोटल कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी 37 बर्तन। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो बालक। 12 बर्तन 37 आएगा। या फिर टोटल तेल निकाल लो, मतलब तुम्हें तेल निकालने की जरूरत नहीं है, इन सबको जोड़ लो कितना लीटर तेल है और एक बार में 10 लीटर नपेगा उससे भाग दे दो। या फिर एक और निंजा टेक्निक बता दें, निंजा टेक्निक देख लो इस क्वेश्चन की क्या है। निंजा टेक्निक क्या है इस क्वेश्चन की, निंजा टेक्निक, तो मेरे भाई निंजा टेक्निक क्या है, ये जो बर्तन है इतने इतने लीटर के, इनका HCF निकाल लो 10 14 और 11। बड़े से बड़े बर्तन की माप आंसर 10, बर्तनों की संख्या इनको जोड़ दो तो यह आएगा 37। बर्तनों की संख्या इनको जोड़ दो यह आएगा 37 आंसर। अब सुनिएगा मेरी बात सारे बच्चे, बर्तनों की संख्या 37 आंसर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में आप कह रहे थे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, इस वाले में आप कह रहे हो जोड़ दो। तो बेटा वो टाइल्स की संख्या पूछेगा, टाइल्स की संख्या पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बर्तनों की संख्या पूछेगा तो ऐड करेंगे, ये बात ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ठीक है भाई, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जहां पर HCF यूज होता है, जहां पर HCF निकाला जाता है, इसको भी देखते हैं जरा। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है सर क्यों जोड़ना है। अरे भाई बेटा ये यहां जुड़ ही तो रहा है, यहां ऐड ही तो हो रहा है, तो इसलिए यहां ऐड कर रहे हैं, ये ऐड ही तो हो रहा है। देखो ये 12 14 11 यही तो आए हैं, यही चीज तो आ गई, इसलिए ऐड कर रहे हैं। टाइल्स की संख्या वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, सुनिए। कह रहा 3 आयताकार खेत हैं, 3 रेक्टेंगुलर जो हैं खेत हैं, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 खेत हैं। 3 आयताकार खेत हैं मेरे भाई, ये इसका एरिया 105 है, एक का है, इसका 105 स्क्वायर मीटर है, इसका 147 स्क्वायर मीटर है, इसका 231 स्क्वायर मीटर है। क्वेश्चन पढ़ो, तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार की एक क्यारी बनानी है, फुलबाड़ी,
उसकी लंबाई 7 हो तो उसकी चौड़ाई क्या है? पहले तो पोल दूं इसमें, पोल फिर से, पोल रिपीट नहीं होता मेरे भाई, पोल रिपीट नहीं होता है ना, पोल रिपीट नहीं होता है। तनु बेटा रिपीट की स्पेलिंग तुम तो मेरी वाली भी गलत करवा दोगी, मैं भी भूल जाऊंगा। रिपीट लिख दिया तुमने, रिपीट। इंग्लिश बहुत जरूरी है आनी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इंग्लिश को भी। आओ जरा ध्यान से, चलिए सुनिए। तो तीनों में, ये लाइन पढ़ो, तीनों में समान क्षेत्रफल के सेम एरिया वाले लार्जेस्ट, बड़े से बड़े आकार की फुल बॉडी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा आज आपका पहला दिन है बेटा, पहला दिन है तो आपको लास्ट लेक्चर में बार बार कहता हूं कि अगर आप एलसीएम एचसीएफ पहले लेक्चर से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी कोई बात नहीं, पहला है तो पढ़ लो, बाकी आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ना। वैसे कल रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट हो रहा है, कल आएगा मजा, लेकिन बेसिक से सभी लोग जो बेसिक से पढ़ेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको आप फिनिश कर लेना, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। हां, तो पहले वो जो बड़े से बड़े आकार की फुलबारी है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़े आकार की फुलबाड़ी का एरिया, बड़े से बड़े आकार की फुलबाड़ी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, का एरिया कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? इनका एचसीएफ लेकर, इन तीनों का एचसीएफ ले लो। इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, 105, 147 और 231, इन तीनों का एचसीएफ। मेरे भाई इन तीनों का एचसीएफ ले लो। इन दोनों का अंतर आ रहा है कितना? 42। अब 42 इसको तो काटेगा नहीं, 105 और 147 को, क्योंकि ये इवन नंबर है। इसके जितने मल्टी, तो इसके फैक्टर करो, 21 गुणा 2, तो ये 2 के कारण नहीं काटा था, 21, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 आ गया एचसीएफ, 21 वर्ग मीटर। ये आ गया एरिया। जो तीनों में से बड़े आकार की क्यारी कटेगी ना, 21 वर्ग मीटर की कट जाएगी। 21 वर्ग मीटर, तीनों में से जो समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार की क्यारी कट सकती है वो 21 वर्ग मीटर। और एरिया बराबर होता है क्या? L इंटू बी। एरिया बराबर होता है, यहां बता दे, अगर क्यारी का क्षेत्रफल पूछता तो यह आंसर होता, लेकिन उसने एरिया बराबर होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये 21, उस क्यारी का क्षेत्रफल 21 है, लंबाई 7 है, तो चौड़ाई कितनी होगी? 7 तिया 21, तो उस क्यारी की चौड़ाई हो जाएगी 3। तो 3 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन। 3 आंसर। यार ये राजनीति वगैरह की बातें मत किया करो यार, है ना, फालतू की दिमाग खराब करते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई कि चौड़ाई लंबाई से कमी हो, तो ऐसे मत सोचना कि तुम ऐसे आंसर दे दोगे, ये मतलब ऐसा मत सोचना, ये नहीं, ये गलत लॉजिक है। राजनीति वगैरह की बातें यहां पे मत किया करो, इतने बड़े हो जाओ पहले, उस लायक हो जाओ पहले, है ना, तब करना राजनीति की बातें। आओ जरा ध्यान से देखो आगे। हाँ, अब हम दोस्तों कुछ और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। इस तरीके के क्वेश्चन सुनिएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपके आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। कह रहा है अगर ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक, ये एक्सप्रेशन x-1 से डिविजिबल है, विभाजित मतलब डिविजिबल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का मान क्या होगा? अच्छा पोल 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 देख लो भाई, तुम इसमें खुश हो जाओ। शुभम, सौम्या, प्रथम
मानसी, पीयूष, यतेंद्र, राज, प्रवीण, कंचन, विनय, टॉप 10 स्टूडेंट। आंसर सबने सी दिया था मोस्टली ने, बाद में सबने बी भी दिया है। तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगा लो बेटा, तुक्के बढ़ाते रहते हो तुम, है? आओ जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, सुनना मेरी बात को ध्यान से समझिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मैं एक आपका यहां पर एक क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15, ये एक मैंने क्या लिख दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ना। तो यहां पर एक मैंने बहुपद लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया, और मैं कहूं इसके फैक्टर करो। के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर करो इसके गुणनखंड करो, इसके फैक्टर करो। तो थोड़ा बहुत बचपन की बात है, तुम लोगों को याद है। अभी ये क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन हटाओ तुम, अभी इसकी बात बाद में, इसकी बात बाद में। लो भाई तुम पोल ले लो, लो पोल दे दो, पोल दे दो, पोल दे दो। सुनो मेरी बात, समझो। मैं कहूं इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, कोई करेगा जरा, करेगा कोई इसके फैक्टर? तो क्या करते हैं, जब भी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक आपका एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है ये, है ना। तो दोस्तों इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको जोड़कर ये वैल्यू आए, यही तो ऐसी तो करते हैं, ऐसी तो करते हैं। इसके ऐसे फैक्टर, यहां पर अगर कोई 6 या 7 या कोई भी यहां पर संख्या होती तो पहले इन दोनों की गुणा करते, फिर जो वैल्यू आती इन दोनों की गुणा करके उसके ऐसे फैक्टर करते जिनको जोड़कर ये -8 है। लेकिन यहां कुछ है नहीं, है ना। तो जरा सुनो, तो मेरे भाई इसके ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर -8 आए, 5 तिया 15, -8 आना चाहिए, गुणा करके 15, तो -5 -3। देखिए मेरी बात को सुनिए, तो 5 और 3 8, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल बड़ी संख्या पर जो होगा वो आएगा माइनस का 8। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, -8 को, कोई दिक्कत? x कॉमन ले लो, x -5, 3 कॉमन ले लो, x -5, x -5 दोनों में कॉमन ले लो मेरे भाई, तो ये x -3, ये इसके क्या है, ये इसके फैक्टर हैं। ये क्या है, इसके फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 जो 5 है वो 15 का फैक्टर है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 5 15 का फैक्टर है, इसका मतलब 15 5 से पूरा पूरा कटेगा, 5 तिया 15, यानी 0 शेष आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं 5 15 का फैक्टर है, यानी 5 15 को पूरा पूरा काटेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये चेक करके बताओ कि ये जो है इसको काटेंगे या नहीं काटेंगे, इस बहुपद को ये दोनों फैक्टर काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो फैक्टर है तो आप कहेंगे काटेंगे, मैं कहूंगा कैसे चेक करते हैं। तो मेरे भाई किसी भी बहुपद को वो फैक्टर काटेंगे या नहीं काटेंगे, या इससे इनमें भाग देने पर, इस फैक्टर से इस एक्सप्रेशन में भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका एक सिंपल तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है वो समझिए। हम क्या करते हैं, जैसे मुझे x -5 को चेक करना है, यहां मैं लिख रहा हूं x -5, तो x -5 की वैल्यू निकाल लो, 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख के देखो, x² -8x प्लस 15, इसमें रख के देखो, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 पंजे 40, और ये आ गया 25 और 15, 40 में से 40 गया 0। तो मतलब ये जो है x -5, ये सिद्ध हो गया कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में रखने पर 0 शेष दे रहा है, 0 शेष दे रहा है। इसका मतलब ये x -5 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है।
ऐसे ही x-3 की भी वैल्यू जब आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, x-3 फैक्टर है या नहीं, तो इसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 निकालकर इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24 प्लस 15, 15 और 9 24 में 24 गया 0। तो इसका मतलब मेरे भाई ये भी इसका है, x-3 भी इसका एक फैक्टर है। समझ में आ रही है? कुछ दिमाग में बातें जा रही हैं। इसी तरीके से अगर इसने क्वेश्चन में ये कहा है, अब सुनो इस क्वेश्चन को, अब समझो, अब समझो इस क्वेश्चन को। मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट कह देता ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो तुम्हें रट तो लेते, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं ऐसा। अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन x-1 से विभाजित है। विभाजित है मतलब इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 0 शेष आ रहा है। मतलब यह है कि इसकी वैल्यू, अरे मतलब यह है कि इसकी वैल्यू निकालकर, क्या है, इसकी वैल्यू निकालकर x का मान इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में रखने पर 0 शेष देगा, 0 शेष, 0 रिमाइंडर देगा। क्यों देगा सर 0 रिमाइंडर? क्योंकि खुद का है कि ये इसका एक फैक्टर है, विभाजित है, डिविजिबल है, मतलब फैक्टर है। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रख दी और इसको कर दिया 0। 0 क्यों किया? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसको 0 करेगी, खुद ही कह रहा है फैक्टर है। तो ये हो गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, ए उधर आ गया, ए का मान 3, आंसर खत्म। तो ये ऐसे कर देते हैं सेकंडों में, 3 आंसर होगा, 3 3 3, ए विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं विशाल हो गए, ब्रह्मदेव हो गए, प्रिंस हो गए, ये सब बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। सही है भाई? चलिए आइए मेरे भाई, ये कह रहा है ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? बेसिक गया साइड में, पहले हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, बेसिक से भी बताएंगे आपको, टेंशन ना लो भैया। ये इन एक ऐसा फैक्टर जो इन तीनों में रखने पर उसकी वैल्यू इन तीनों को 0 कर देगी, वही इनका कॉमन फैक्टर होगा। तो जल्दी से यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू निकालो और रख के देखो तीनों में, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो 2 रख के देखो भाई साहब पहले वाले में, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, -2 -6, मेरे भाई 0 आ रही है, देखो माइनस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया। अब यहां रख के देखो, इसमें रख के देखो जल्दी से, 2 की क्या स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, तो ये भी 0। 2 दूनी 4 3 12, 7 दूनी 14 प्लस 2, ये भी 0। तो लो भाई साहब, तो तीनों में रखने पर तीनों में 0 आ गया, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सर आगे रख के दिखाओ जरा, ये देखो मेरे भाई, अगर मैं ये रखूंगा x की वैल्यू -2, क्योंकि x + 2 = 0, तो 2 इधर -2, तो -2 रख के देखो, इधर मैं रख के दिखा देता हूं ये आंसर क्यों नहीं है। तो -2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, -2 माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये देखेंगे 8 और 2 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, 4 शेष बच रहा है। इससे भाग देने पर इसमें 4 शेष बच रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा? आप समझ रहे हो बात को? हाँ भाई, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? सुन रहे हो या नहीं? चलिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको यहां पर हो रही होगी। अब हम इसका बेसिक भी बताएंगे आपको। जल्दी से फैक्टर करो इन तीनों के। अब भाई जिनको फैक्टर करने नहीं आते
उन्हें तो सीखने पड़ेंगे। तुम ये मत कहना सर ये कैसे कर दिए, क्योंकि यार ये फिर 8वीं क्लास वाली बातें हैं, है ना। 8वीं या 9वीं में पढ़ते हैं ये चीजें, फैक्टर करना। जिनको नहीं आते भाई वो तो सीखो तुम अब बैठ के। अब तुम ये मत कहना ये सर क्या क्या कर दिया तुमने। कई लोग ऐसे होंगे जिनको फैक्टर करने नहीं आते होंगे, तो बेसिक मैं बता रहा हूं लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। हाँ भाई ये था, यहां पे एक संख्या तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 12। 12 के ऐसे फैक्टर, सुनते रहो देखते रहो, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर -1 आए। तो -1 आए, 4 तियां 12 यानी माइनस का 4x प्लस का 3x। मेरे भाई 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x आएगा, और 4 तियां 12 भी होता है, वो भी माइनस का, बिल्कुल सही। तो यहां से 2x कॉमन ले लोगे, x -2, यहां से 3 कॉमन ले लोगे, x -2, x -2 दोनों में से कॉमन ले लोगे, 2x + 3। मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ऑप्शन में इन दोनों में से क्या दिख रहा है तुम्हें, x -2 दिख रहा है, तो पूरा आगे भी करो ही मत। लेकिन अभी हमारा जो है काम है करके दिखाना आपको, तो करेंगे फिर। यहां पर 8 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर -2 आए, 4 दूनी 8, सॉरी 8 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर +2 आए, 4 दूनी 8, 4 + 2 -, x कॉमन ले लो, x -4 कॉमन, x + 4 कॉमन, x माइनस, देखो इसमें भी x -2 आ गया। इसको 3 दूनी 6, यहां कोई संख्या होती है तो पहले इसकी इससे गुणा करते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर 7 आए माइनस का, तो 6 एकम 6, माइनस का 6 और 1 माइनस का x, तभी तो 7x आएगा माइनस का। तो मेरे भाई 3x यहां से माइनस का 1, x -2, x -2 कॉमन, 3x - 1। तो मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है, उसी को लेते हैं जो सब में कॉमन। एलसीएम पूछता, एलसीएम मेरे भाई ये आता, लाओ सबको, एलसीएम तो ये आता, फिर एलसीएम ये आता मेरे भाई, लाओ सबको, एलसीएम लाओ सबको। बस x -2 को एक ही बार लिखना है, लाओ सबको, तो एलसीएम ये आता। चल आइए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से कर लो, है ना, वो वैल्यू पुट करके कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, ऐसे नहीं कहते भाई हाई स्कूल में क्या पढ़े हो, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। आइए जरा ध्यान से समझिए बेटा, यहां पर 2 एक्सप्रेशन है, एक ये एक ही, 2 एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2 एक्सप्रेशन है। कह रहा है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, तो ए और बी के मान क्या होंगे। तो मतलब उसने खुद ही कह दी ये बात कि इन दोनों एक्सप्रेशन में इसकी x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू को 0 कर देगा, खुद ही कह दी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी x की वैल्यू यहां से उठा के इन दोनों में रखोगे, पहले में रखो भाई साहब पहले में रखो तो इसको भी 0 करेगा, तो और दूसरे में रखोगे x की वैल्यू, तो इसको भी 0 करेगा। ये क्या है, जरा बात को समझिएगा सभी साथ। तो यहां से देखेंगे 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस 2a + 2 + b = 0, तो ये आ गया 2a + b = -3। इधर आ जाओ, 1 माइनस का हो जाएगा क्योंकि अच्छा पावर 2 है, 2 पावर है, 2 पावर है, स्क्वायर है, 1 सेकेंड, यहां क्या है स्क्वायर ही है, स्क्वायर है मेरे भाई, तो प्लस का ही आएगा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर था,
हाँ, तो ये आ गया प्लस का 1 माइनस का 3a प्लस का b बराबर 0। 3ab उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास में कंडीशन आ गई, एक ये एक ये। ए और बी की कौन सी वैल्यू रखने पर इन पे सेटिस्फाई कर रही हैं? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक और दो तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 4, ये जबकि -3 है। 2 3 भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव, तो माइनस का कभी ना आएगा। ये देखेंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 11, ये माइनस का 3 आ रहा है। इधर रखो एक ही वैल्यू, 4 3 12 और माइनस का 11 बी की जगह, तो 1 आ रहा है, मतलब ये बी आंसर। बाकी मेरे भाई सुनना ध्यान से, बाकी मेरे भाई सुनना ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व कर लो। दो आपके पास इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ऊपर नीचे रख के नीचे वाली को घटा दो, घटाने पर नीचे वाली के सिंबल बदल जाएंगे। तो माइनस का ए बराबर माइनस का 4, ए की वैल्यू प्लस का 4, ए की वैल्यू आ गई, तो यहां पर आप ए की वैल्यू प्लस का 4 इस इक्वेशन में रख दो। 3 चौक 12 प्लस बी, तो ये आ गया 12 और 12 इधर जाएगा तो माइनस का 11 बी की वैल्यू, तो बी बराबर माइनस का 11। दोनों आंसर आ गए, 4 और माइनस का 11। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी लोग, और इसमें सिंपल ये पूछा है कि इस एक्सप्रेशन को इससे भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बस कुछ मत करो, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो और जो भी आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। देखो, अगर 0 शेष आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें रखने पर 0 शेष आ जाएगा, तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा तो वो रिमाइंडर कहलाएगा। जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग, कीजिए जल्दी से कीजिए। तब आज बहुत पढ़ लिया तुमसे, 50 मिनट नहीं बैठा जाता भाई क्लास में, हैं? अरे मैंने पोल दिया है तुम्हें, पोल स्टॉप इसी क्वेश्चन के लिए दिया था पोल। क्या आंसर है भाई इसका? क्या आंसर आ रहा है? दिया किसी ने किया? ए, 1 मिनट में दोबारा पोल दे देता हूं। किसी ने वैसे आंसर दिया नहीं है, मैं दोबारा दे देता हूं पोल। देखो चलो, वैल्यू रखो, 1 मत रख देना वैल्यू, एक्स की वैल्यू कभी 1 रख दो इसमें। बेटा इसको 0 के बराबर रखो, तब इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1, -1 की पावर 4। अब देखो यार, डायरेक्ट करते हैं, ऐसे मैं रख नहीं रहा एक एक। कोई क्लास तो नहीं है? ठीक, -1 की पावर 4 प्लस का 1, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा -1 की पावर 4, या लिख दूं? चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आधों के ऊपर से चले जाएगा, कहां से कर दिया इन्होंने, इसलिए लिख देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या आंसर आएगा। -1 की पावर कोई भी इवन नंबर हो तो -1 +1 आता है, -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो, विषम संख्या, तो -1 आता है। 1 की पावर इवन हो या ऑड हो, 1 की पावर कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। ये सिंपल बातें यार, तुम्हें पता नहीं है ये बातें हैं? तो -1 की पावर इवन प्लस का 1, -1 की पावर 3 ऑड, -1 -3 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 4 प्लस का 10, प्लस प्लस वाले जोड़ो 10 और 2 12, माइनस माइनस वाले जोड़ो 7, 5 शेष आ गया, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस तरीके से भी पूछ लेता है, ऐसे करके एग्जाम में ऐसे भी आजकल ये क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि बटे में x + 1 है और बोल देगा शेष ज्ञात करो, फाइंड द रिमाइंडर, शेष ज्ञात करो, ऐसे बोल देगा, रिमाइंडर बताओ, ऐसे
शेष ज्ञात करो। इस तरीके से भी बोल देगा तब भी यही प्रोसेस करना है, तब भी इसका आंसर 5 ही आएगा। ध्यान रखना 5 रिमाइंडर एक ही बात है, ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, सही है, कर लोगे। अब भैया जिनको ये चीज नहीं आती है ना, ये चीज वैल्यू रख के ये कैलकुलेशन करो, मैथ देखने से नहीं आती है, 50 बार भी देखोगे ना तब भी नहीं होगा तुमसे, अगर खुद ना करोगे तो घर पे बैठ के करना पड़ेगा, सही है। कभी तुम सोच रहे हो बस हाँ ऐसी हो गया देख के नहीं आती है मैथ भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं ये बात, खुद बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको, तब जाके चीजें होंगी। तो उसका आंसर 5 था, सबने ही सही दिया है, बहुत बढ़िया। माही, ब्रह्मदेव, वेद, श्याम, बहुत बढ़िया, श्यांशु, विवेक, मोनी, श्रीकांत, एकता, कौर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये वाले से पहले इसको करते हैं, उसको बाद में, पहले इसको करते हैं। पहले इसको करते हैं। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है किन्हीं 3 संख्याओं का जब HCF निकाला जाता है, इफ HCF of any 3 numbers is taken, then the divisors from top to bottom are 2, 2, 3, 5 respectively, and 1, 2, 3 are left in the last row. Then what is the sum of these numbers? कहने का मतलब यह है कि जब किन्हीं 3 संख्याओं का HCF निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे जो भाजक हैं ये आते हैं और लास्ट रो में बचता है 1, 2, 3। ठीक है, तो पूछ रहा है इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाना आपने कौन सी वाली मेथड से HCF निकाला है, फैक्टर वाले मेथड से। ठीक, फैक्टर वाले मेथड से। तो मेरे भाई HCF क्या आया होगा, 5 तिया 15 चौका 60, और अंतिम पंक्ति में क्या बचता है, लास्ट पंक्ति में ये क्या होता है, कौन बताएगा, ये होता है संख्याओं का रेशियो। याद करो पहला दूसरा दिन शुरू से जहां से शुरुआत हुई थी, तो आपको ये बताया था HCF की अगर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें संख्याएं मिल जाती हैं 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, तीनों को जोड़ लेंगे 360 आंसर, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट सर संख्याएं नहीं पूछा, संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है, संख्याओं का योग। देखो आंसर दिया है काफी बच्चों ने, संख्याओं का योग पूछा है मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट अनुपात रेशियो के सम यानी 6 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, 6 छिंग 36, 360 आंसर। संख्याएं थोड़ी ना पूछी हैं, HCF की रेशियो के सम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो इसमें किसी को कोई, मुझे नहीं लगता यार दिक्कत होनी चाहिए, तो सिंपल ही है ना। इसमें थोड़ी चीजें समझनी है, इसमें थोड़ी चीजें समझनी है। इस वाले क्वेश्चन मेरा टूका इज राइट, तुम्हारी हिंदी भी खराब है, तुक्का होता है TUKKA, टूका। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जब किन्हीं 2 संख्याओं का HCF निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे क्वोशंट, भागफल जो इधर की साइड मिलते हैं, इधर की साइड भाजक जो इधर होते हैं, भागफल क्वोशंट 2, 2, 1, 3 है और फाइनल डिवीजर 35 है। तो संख्याएं क्या हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। फाइनल डिवीजर, क्वोशंट, इस बात से ये समझ में आ गया कौन सी टेक्निक से HCF निकाला होगा। एक बार आप लोग दिमाग लगा के बताइए कौन सी टेक्निक से HCF निकाला होगा, बताइए सभी लोग।
अरे लास्ट क्वेश्चन है, परेशान मत हो, बस फिनिश हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन के लिए मेरी आदत वो नहीं है कि 1 घंटा हो गया बस लेक्चर बंद, कि टाइम हो गया भैया 50 मिनट खत्म हो गया लेक्चर, है ना, या बस छुड़वा दो। देखो जरा सभी लोग क्या आंसर होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला है। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला है। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला होगा। जैसे अगर मैं 360 और 900 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालूं, तभी ऊपर से नीचे क्वोशिएंट आते हैं और अंतिम भाजक फाइनल डिवीजर इसी में आता है। तो 36 दूनी 72, 180। फिर क्या करते हैं इसमें, इसको दोबारा उतार लेते हैं यहां पे, 180 दूनी 360। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे भागफल जो आए हैं, क्वोशिएंट जो आए हैं, वो 2 आए हैं और फाइनल डिवीजर कितना है 180, जबकि फाइनल डिवीजर 35 और ऊपर से नीचे क्वोशिएंट ये आने चाहिए थे। तो पहला तो हो नहीं सकता आंसर। बात समझ में आई आपके या नहीं आई? अब बात करते हैं मेरे भाई दूसरे ऑप्शन की, 385 910। देखो ये वैसे ना हो सकता। अब देखो यहां पर इतना सब कुछ नहीं करना है, ऐसे करो 500 एकम 500 बचा 400। पहला क्वोशिएंट 1 आ रहा है 1, जबकि आना कितना चाहिए 2। 500 एकम 500, पहला क्वोशिएंट 1 आ रहा है ना, तो ये वैसे नहीं होगा। 360 एकम 360, तो ये भी ना होगा। ये चेक भी मत करो, आंसर लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब देखो कर लो, चलो ये आ जाएगा आपका। फिर इसे उतारेंगे 385 को, फिर इसे ये उतारेंगे 140 को, फिर 105 को इधर उतारेंगे, 35 तियां 105। कट गया सब। देखिए सभी साथी, ऊपर से नीचे भागफल 2 2 1 3 है, 2 2 1 3, और अंतिम भाजक कितना है, फाइनल डिवीजर कितना है, फाइनल डिवीजर कितना है 35। समझ रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल, देखना पड़ेगा दोबारा भाई, है ना, दोबारा तो देखना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर परफेक्ट करना है तो बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो एक तो ये तरीका हो गया। सर इसकी कोई निंजा टेक्निक? बिल्कुल है। निंजा टेक्निक क्या है इस क्वेश्चन को करने की? ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक क्या है सर? सुनिए, ये जो ऊपर से नीचे भागफल है, इनको रिवर्स करके लिख दो, 3 1 2 2। निंजा टेक्निक समझ लो भाई, ध्यान से सुनिएगा, निंजा टेक्निक समझ लो। इनको रिवर्स करके लिख दो, अंतिम भाजक यहां लिख दिया 35, और लास्ट में शेष बचेगा क्या? लास्ट में शेष क्या बचता है? 0 0 बचता है ना लास्ट में, तो लास्ट में शेष 0। इन दोनों की गुणा करके इसे जोड़ना है, तो 35 तियां 105 और 0 105। अभी 105 को इधर लिखना है, 35 को इधर, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, 105 और 35 140। फिर यही 140 इधर, 105 इधर, फिर वही 100 280 और 105 हो जाएगा कितना? 385। 385 इधर, 140 इधर, वही सेम प्रोसेस, ये आ जाएगा 910। और ये लास्ट में जो बचेंगी ये संख्याएं बचेंगी, तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी ये 385 और 910। ठीक, ये प्रोसेस। तो ये काम करना है आपको, ये इधर ये इधर। अच्छा ये क्या किया है? आपने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम बचपन में कि डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, तो फाइनल डिवीजर कितना है
35 कोशंट अंतिम भागफल कितना है 3, अंत में शेष कितना बचता है 0, तो इसलिए ऐसे करके लिखा है। हिंदी में लिख देता हूं भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, भाजक बराबर सॉरी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है, एचसीएफ निकाला गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने पर ऊपर से नीचे भागफल यानी कोशंट 3, 2, 3 है, अंतिम भाजक यानी फाइनल डिवीजर कितना है 12, फाइनल डिवीजर 12 है। दोनों संख्याओं का योग बताओ। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर संख्याओं का सम पूछा है, सम। इसके लिए आपको तरीका आना ही चाहिए, इसके लिए आपको तरीका आना ही चाहिए। दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो भाई मैंने तरीका क्या बताया, वो तरीका भी निंजा टेक्निक बताइए। बेसिक मेथड तो भाई साहब नीचे से ऊपर चलना पड़ता है, उसमें तो सिर में दर्द हो जाएगा अगर उससे कर लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको रिवर्स करके लिखते हैं 3, 2, 3 उल्टा करके। वैसे इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर 3, 2, 1 होता तो पता चलता। ठीक, फाइनल डिवीजर 12, अंत में शेष बचता है 0, तो वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 12 3 36 ही हो गया, 36 इधर, ये 12 इधर, 36 दूनी 72 और 16, हाँ भाई 86, वो 88, 88 इधर, 36 इधर, तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 36 ऐड करो, आ गया 6 4 10, ये आ गया 300। तो संख्याएं आ गई क्या, संख्याएं कितनी आ गई मेरे भाई, कितनी आ गई संख्याएं 88,300। तो उन संख्याओं का सम पूछ रहा था, उन संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो सम कितना होगा इनका, सम 388। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 388। ऐसे करना है। 16 कहां से आया, अरे यार शिट, सॉरी 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 सॉरी, क्या आएगा यहां पे 12 आएगा, 16 क्यों लिख दिया मैंने, 36 दूनी 72 और 12 84, फिर ये 84 आएगा 84, और ये 36 यहां आएगा, है ना 36 यहां आएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, 252 और 36, 288 आएगा, सॉरी भाई 288, ये आएंगी संख्याएं, और इनका योग हो जाएगा 8 4 12, 8 8 16 और 1 17, 372। ये आएगा दोनों संख्याओं का सम। सॉरी भाई 372 आंसर। थोड़ा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो और इंप्रूवमेंट आएगा, थोड़ा क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही, कोई दिक्कत किसी को, पोल दिखा दूं, चलिए पोल दिखा देते हैं भाई। आज किसने सबसे सही आंसर दिए हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, बी था ना, हाँ
ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल रिजल्ट देखें, प्रवीण कुमार जी आज पहले नंबर पर आए हैं, शुभम दूसरे नंबर पर, प्रिंस, ब्रह्मदेव, राजनंदिनी पांचवें पर, अंजलि। टॉप 10 ही दिखाता है ये, सौरभ, विनय, श्रीकांत और कौर करके हैं ये पूरे आपके टॉप 10 स्टूडेंट हैं। प्रवीण के बड़े अच्छे आपके आंसर आए हैं सही। तो चलिए आज यहीं रखते हैं सेशन को, और अब मिलेंगे हम लोग कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है भाई, एक बार मैं आपको कहूंगा कि जो बच्चे बाद में जुड़े थे क्लास में, जिन्होंने ये क्लास बाद में ली है ना, जिन्होंने स्टार्टिंग के लेक्चर मिस कर दिए हैं, क्योंकि ये 5th लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था आज एलसीएम एचसीएफ का, तो आप उन लेक्चर्स को भी एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बेसिक को कंप्लीट नहीं करोगे तो आज आप पहली बार जुड़े होगे कई सारे लोग, तो उनके तो ऊपर से पक्का गया होगा। हाँ मुश्किल है भाई हेमंत, इस संडे नहीं लूंगा मैं, है ना, मैं बता दूंगा आपको अगले संडे या नेक्स्ट संडे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, परेशान मत हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। चलिए, डीपीपी मिलती है तुम्हें यहाँ, डीपीपी से किया करो, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं आपको। इन पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस को किया करो घर पे बैठ के, जो मैं पढ़ाता हूं, है ना, पहले तो इन्हीं को ही किया करो, फिर उनको किया करो, या फिर जो भी तुम पे प्रीवियस ईयर की कोई बुक हो उसको उठा लो, उससे करो प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस सेशन ले लो पुराने कॉन्सेप्ट्स का, पेपर भी मैं ही दिया रहा हूं तुम्हारी जगह, है सारा काम मैं ही करूंगा, तो तुम क्या करोगे ये बताओ। प्रैक्टिस सेट डेली होता है, सुबह जो है 11 बजे आपकी, मेरा मैथ्स बाय नितिन सागर सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें प्रैक्टिस सेट डेली 3-3 क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, उन्हें लिया करो। प्रीवियस ईयर बुक ले लो, उसका सोल्यूशन देखा करो प्रवीण। चलिए तो अभी यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।